हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, यह वीडियो जो है यह भारतीय दंड संहिता के ऊपर है और आज से हम यह सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हम भारतीय दंड संहिता को धारा 1 से लेकर के आगे पूरी धाराएं जो है 511 तक के जितने एमसीक्यूज हैं उनको हम कवर करेंगे। इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो सभी धाराएं हैं जिन जो जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, और जो भी ऐसी धाराएं हैं जहां से अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन वहां के मामले ऐसे हैं, वहां के फैक्ट ऐसे हैं कि वो समय समय पर पूछे जा सकते हैं, उनको हम कवर करेंगे। और इसमें कोशिश ये रहेगी कि सभी प्रकार के जितने भी धाराएं हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उनसे संबंधित जो केस हैं, उन सब का जो है हम डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ें और एक सीरियल से, ताकि आपको इसके माध्यम से ये जो वीडियो होंगे इसके अलग अलग पार्ट होंगे, इसके माध्यम से आपकी आईपीसी पे जो है पूरी तरह से कमांड हो जाए। हमने इस सीरीज को शुरू किया है और इसके अंतर्गत हम अलग अलग पार्ट में पूरी आईपीसी को कम्प्लीटली कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो है सभी जितने भी आपको एमसीक्यूज अभी चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या अन्य जो राज्य हैं जहां पर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी की जो परीक्षाएं हैं, पीसीएसजे हो, एपीओ हो, लॉ ऑफिसर हो या अन्य कोई परीक्षा हो, उसके सारे प्रश्नों को आप इसके अंतर्गत पा जाएंगे और सब कुछ इस यहाँ से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप, ये चैनल है विधिकारी, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। और हम एक बेहतर कंटेंट आपको हमेशा प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की लोकल लॉ हो, मेजर एक्ट हो या जो है माइनर एक्ट हो, इन सभी विषयों के जो वीडियो हैं हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और वहां पर हमने सभी विषयों को प्रॉपर व्याख्या के साथ और एक व्यवस्थित तरीके से कोशिश किया है कि आपको प्रोवाइड कराएं। तो हम शुरू करते हैं इस सीरीज के इस वीडियो को और देखते हैं कि यहाँ पर जो भारतीय दंड संहिता है, इससे किस प्रकार के जो प्रश्न है वह पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता कब प्रवृत्त हुई। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछ लिया जाता है कि आईपीसी के जो प्रवर्तन तिथि है, वह इन्फोर्समेंट डेट क्या है। तो यह जो तिथि है वह क्या है, तो 1 जनवरी 1862 से। लेकिन आईपीसी का जो पूरा नाम क्या है, भारतीय दंड संहिता 1860। तो 1860 में यह अधिनियम लाया गया, लेकिन यह जो लागू हुई है, कब से लागू हुई है, तो 1 जनवरी 1862 से। इसमें एक डेट और कंफ्यूज करता है, क्योंकि जब बेयर एक्ट आप देखेंगे तो सबसे ऊपर जो पहली डेट लिखी हुई है वह लिखी है 6 अक्टूबर 1860। तो 6 अक्टूबर 1860 पे यहाँ पर जो वायसराय हैं या गवर्नर जनरल थे उस समय के, उनकी इस पर अनुमति प्राप्त हुई थी। लेकिन यह लागू दंड संहिता 1860 को अधिनियमित कब किया गया था। तो इसको अधिनियमित किया गया है, तो अभी हमने देखा कि 6 अक्टूबर 1860 को इसको अधिनियमित किया गया था। अधिनियमित कब क्यों माना जाता है इस डेट को, क्योंकि इसी डेट को जो उस समय के गवर्नर जनरल थे उनकी इस पर सिग्नेचर हुई थी या उनकी अनुमति प्राप्त हुई थी, इसीलिए ये इस तिथि को 6 अक्टूबर 1860 को यह अधिनियम जो है बन के तैयार हुआ और इसीलिए इसका नाम भारतीय दंड संहिता 1860 रखा गया है, जबकि लागू यह 1862 से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 की प्रवर्तन तिथि क्या है। तो यहाँ पर प्रवर्तन तिथि की बात अगर आती है तो ये चूंकि करंट का है, इसके पहले 2013 का है, वो भी बहुत ज्यादा प्रावधानों में वहां पर संशोधन किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट था। तो इसलिए 2018 का और 2013 का, इसके साथ साथ जो आईपीसी का जो मुख्य पूरी आईपीसी है वह कब से लागू हुई, इसका ये 3 डेट तो आपको याद रखना आवश्यक ही होगा। तो 2018 का पूछ रहा है, तो 2018 का जो है यह प्रवृत्त हुआ है कब से, तो यह जो है 21 अप्रैल सन 2018 से यह लागू हुआ है। नेक्स्ट है, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 की प्रवर्तन तिथि क्या है, तो यह 3/2/13 अर्थात 3 फरवरी 2013 से यह लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता के किस विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। तो भारतीय दंड संहिता जो है यह भारत में कौन सा विधि आयोग था, तो उस समय जो है यह प्रथम विधि आयोग था, उसके माध्यम से इसका जो खाका है वह तैयार किया गया था। अब एक प्रश्न इसमें और पूछा जाता है कि भारत के अंतर्गत जो पहला विधि आयोग बनाया गया, तो इस विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो इसका अध्यक्ष जो है वह कौन था, तो लॉर्ड मैकाले जो है इसका अध्यक्ष था और इसी के तहत जो है आईपीसी का गठन किया गया था या आईपीसी की ड्राफ्टिंग की गई थी। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे
कि आईपीसी जो है यह प्रथम विधि आयोग के द्वारा तैयार किया गया, ये पहली बात है। अब प्रथम विधि आयोग जो है यह स्थापित कब हुआ था, तो यह जो है 1834 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये सारे जो प्रश्न इस प्रकार के हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, यह अमूमन लोगों से गलत हो जाते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो सही होते हैं तो लगभग सब लोग सही कर जाते हैं, लेकिन जो मेरिट में 1-2 नंबर या 4 नंबर से ऊपर नीचे होते हैं वह यही इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको ऊपर नीचे कर देते हैं। और नॉर्मल जो प्रश्न है वो आईपीसी चूंकि एक कानून की एबीसीडी होती है और सभी लोग जो पढ़ाई की शुरुआत कानून की करते हैं तो आईपीसी से ही करते हैं, इसलिए इसे जो है एक आसान सब्जेक्ट कहा जाता है। यहाँ से अमूमन जो प्रश्न है वो लगभग सभी के सही हो जाते हैं। तो यह कुछ प्रकार इस प्रकार के कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जहां पर जो है सभी लोगों के जो प्रश्न है वो सही नहीं हो पाते। तो इसी बात को आपको ध्यान में रखना होगा। हम कोशिश यही करेंगे कि इसमें इस प्रकार के जो सभी फैक्ट हैं उनको आपको समक्ष रखें, जिससे आप जो है एक आईपीसी के अंतर्गत फुल कॉन्फिडेंस में आ जाएं। तो अब देखते हैं कि प्रथम विधि आयोग जो है यह 1834 में स्थापित किया गया था और इसी के द्वारा जो है ड्राफ्ट बनाया गया किसका, तो आईपीसी का। कब बनाया गया था, तो 1860 में इस पर अनुमति प्रदान की गई और 62 से यह लागू हुआ था। अध्यक्ष इसके कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले थे। मैकाले ने ही आईपीसी या भारतीय दंड संहिता की ड्राफ्टिंग किया था और इसे 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हुई और 1 जनवरी 1862 से यह लागू हुआ। तो इसके बारे में यह जो इतिहास से संबंधित इतनी बातें महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व नहीं है। तो किसी भी अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं, अर्थात कब कोई कार्य माना जाएगा कि एक अपराध है, तो इसके अंतर्गत कुछ बातें हैं। जैसे मानव प्राणी होना चाहिए, उसके अंतर्गत एक दुराशय होना चाहिए और उस दुराशय के अनुसरण में उसको कार्य किया जाना चाहिए, और कार्य के बाद जो है समाज को या व्यक्ति या समाज को क्या होनी चाहिए, तो क्षति होनी चाहिए। तो यह 4 बातें जो है किसी अपराध के आवश्यक तत्व हैं, लेकिन इसमें कौन सा नहीं है पूछा है, तो हेतु जो है इसका आवश्यक तत्व नहीं है। तो यही बात हमने यहाँ देखा है कि 4 तत्व हैं, मानव आपराधिक मन स्थिति या दुराशय जिसे मेंसरिया कहा जाता है, आपराधिक कृत्य होना चाहिए और ऐसे कृत्य से मानव को अथवा समाज को क्षति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र कार्य जो है किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय ऐसा न रहा हो। यह एक सूक्ति है कि एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया। तो कभी कभी जो है यह इसका हिंदी नहीं पूछा जाता, बल्कि यही जो सूक्ति है यही दे दिया जाता है और यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि इस सूक्ति का क्या अर्थ है। तो इस सूक्ति का अर्थ यह है कि किसी अपराध का गठन करने के लिए एक्टस रियम और मेंसरिया अर्थात कार्य और दुराशय, इन दोनों ही बातों का होना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई कार्य किया गया लेकिन वहां पर दुराशय की अनुपस्थिति रही है, तो कुछ मामले में वह जो कार्य है वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, भले उससे किसी व्यक्ति को हानि हुई हो या उसको क्षति हुई है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं जहां पर मेंसरिया नहीं होता, उसको हम आगे देखेंगे। तो इसमें जो है पहला विकल्प ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है। तो अपराध में जैसा कि हमने देखा कि कोई भी कार्य तब अपराध माना जाएगा जबकि वह एक बुरे आशय के अर्थात मेंसरिया अर्थात दुराशय के साथ किया गया हो। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें दुराशय की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मात्र अगर वह कार्य कर दिया गया तो उसे अपराध मान लिया जाता है। तो यह कौन सा कार्य है, तो इसमें जो है दुर्विवाह होता है, अर्थात दुर्विवाह है उसमें जो है यह अगर आपने किया है तो यह नहीं माना जाएगा कि आपने किसी बुरे आशय से किया है, यह केवल कार्य कर दिया गया तो वहां पर आशय की कोई आवश्यकता नहीं है और यह कार्य जो है वह अपराध मान लिया जाएगा। इसके अलावा हमला है, मानहानि है, रिष्टि है, यह कार्य तब तक अपराध नहीं होगा जब तक कि वह दुराशय के साथ न किया गया हो। अब हम देखते हैं कि दुराशय के अपवाद कौन कौन से हैं, अर्थात कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जहां पर आपको दुराशय की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पर आशय कोई मायने नहीं रखता, अगर आपने कार्य कर दिया है तो वह अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो इसमें है दुर्विवाह है, पब्लिक न्यूसेंस या लोक उपताप से कहते हैं, आपराधिक अपलेख है और न्यायालय की अवमानना है। तो इसीलिए जो है यह जो चारों कार्य हैं वह किस कार्य के अंतर्गत आते हैं, तो कठोर दायित्व के अंतर्गत आते हैं। अर्थात यहाँ पर जो है आपको किसी भी प्रकार की कोई छूट प्रदान नहीं की जाती, आपके अंतर्गत मेंसरिया थी, दुराशय था या नहीं था, इस बात का कोई मायने नहीं रखता है। तो इसीलिए कई बार ये पूछा जाता है
कि अगर इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं तो वह कठोर दायित्व के अंतर्गत आते हैं या पूर्ण दायित्व के अंतर्गत आते हैं। तो यह कठोर दायित्व के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी अपराध तब भी गठित होता है भले ही वह आपराधिक मन स्थिति के साथ कारित न किया गया हो। तो ऐसे मामले जो है वह किस प्रकार के मामले कहलाते हैं? तो अभी हमने देखा कि अगर जो है मन स्थिति नहीं है, अर्थात वहां पर जो दुराशय है वह नहीं है, फिर भी वह जो कार्य है अपराध मान लिया जाता है, और ऐसा जो दायित्व होता है वह कठोर दायित्व के अंतर्गत आता है। तो दुराशय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केस देखते हैं, क्योंकि दुराशय एक ऐसा टॉपिक है जहां से केस जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और यह केस कई बार डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कई बार वह उनमें जजों के नाम पूछे जाते हैं, तो कई बार वहां पर डिसीजन क्या दिया गया इसको पूछ लिया जाता है, कई बार उसको मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। तो यहाँ पर हम एक जगह पे हम कोशिश किए हैं कि दुराशय से संबंधित जितनी बातें हैं उन सबको एक स्थान पर आपको प्रोवाइड करा दें। तो इसमें केस देखते हैं। तो पहला केस आर बनाम अलाडे का है। इसको अर्नाल्ड न समझिएगा, क्योंकि अर्नाल्ड जो है वह किसी दूसरे मुद्दे पर है। आर बनाम अलाडे। दूसरा है निकोलस बनाम हाल का केस है। आर बनाम प्रिंस का केस है, और इसमें जज एक बार पूछा गया है इसमें न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायाधीश इसमें ब्लैकबर्न थे। इसके अलावा आर बनाम क्वीन, या आर बनाम या क्वीन बनाम, क्योंकि आर और क्वीन वही है, बनाम टाल्सन का केस है। सेराज बनाम डी रोटिजन का केस है। और इसी केस में क्या न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायाधीश राइट थे। इन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक संविधि में या अधिनियम में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। तो यह जो है इसे कई बार जो है पूछ लिया गया है अलग अलग परीक्षाओं में कि ऐसा जो कथन है वह किस केस में किया गया था। तो ऐसा जो कथन है वह किसमें किया गया था, तो सिराज बनाम डी रोटिजन का केस था। क्या कहा गया था कि प्रत्येक जो विधि है उसमें दुराशय अपने आप माना जाता है कि वह उसमें शामिल है, भले उसका कहीं वहां पर जिक्र न किया गया हो, और जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया गया हो। अब जब ऐसा जो निर्णय दिया गया था सिराज बनाम डी रोटिजन के केस में, इसी मत को या इसी निर्णय को महाराष्ट्र बनाम एम एच जार्ज के केस में, और नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य के केस में, और गुजरात राज्य बनाम आचार्य देवेंद्र प्रसाद पांडे, ये 3 केस में इसको सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता प्रदान की। तो यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये पूछ लिया जाए नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, महाराष्ट्र बनाम एम एच जार्ज का मामला, या गुजरात राज्य बनाम आचार्य देवेंद्र प्रसाद पांडे का जो मामला है, यह किस विषय से संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो यह मेंसरिया से संबंधित है। अब अगली केस देखते हैं। तो बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स बनाम पाइपर, यह 1897 का मामला है, यह भी मेंसरिया से संबंधित है। काम बनाम प्रेस्वी का केस, और यह जो है दुराशय पे आधारित एक महत्वपूर्ण केस है, और यह जो केस है वह अमेरिका का केस है। तो यहाँ पर यह केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी केस में अमेरिका के न्यायालय ने दुराशय के सिद्धांत को मान्यता दिया था। तो अमेरिका के संदर्भ में यह जो प्रश्न है ये कई बार इम्पोर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर क्योंकि जो ब्रिटेन से जितने भी हमारे यहाँ कानून आए हैं, अधिकतर कानून वो ब्रिटेन के हैं। वहाँ के जो प्रीवी काउंसिल है, वहाँ का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वो या सम्राट के द्वारा जो भी वहाँ निर्णय दिया गया था, तो उसे हम लीडिंग केस के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन अमेरिका में यह जो है सिद्धांत को अमेरिका के न्यायालय ने अपने यहाँ एक अधिनियम में इसको मान्यता दी। तो वह कौन सा था केस, तो काम बनाम प्रेस्वी का था। एक केस और है ब्रेंड बनाम वुड का केस। तो यह किससे संबंधित है, तो दुराशय के पुनर्जीवन से या दुराशय के पुनर्जन्म से संबंधित केस है। तो यह इस प्रकार से यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, तो अगर सीधे सीधे यह इसके फैक्ट नहीं याद रहते तो वहां पर गलती होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और अगली केस है ब्रेंड बनाम विंचेस्टर कारपोरेशन का, यह भी इसी संबंधित है। रणजीत डी उडेसी बनाम महाराष्ट्र राज्य का जो केस है, यह कठोर दायित्व से संबंधित, अर्थात ये भी है तो दुराशय से संबंधित ही। तो इसमें क्या कहा गया, तो इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी अपराध को पूर्ण होने के लिए साधारणतया दुराशय की आवश्यकता होती है, और मामले की परिस्थितियां आपराधिक आशय का निर्धारण करती हैं। तो यह केस किससे संबंधित है, तो यह भी दुराशय से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय का केस है, 1965 में ऐसा जो निर्णय है यह दिया गया था। नेक्स्ट केस है महाराष्ट्र बनाम राज्य बनाम एम एच जार्ज का केस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है 1965 सुप्रीम कोर्ट का, और इसमें जज का नाम पूछ लिया जाता है तो जस्टिस सुब्बा राव थे। तो ये इस प्रकार के केस हैं, अगर आप इनके भूलते हैं बार बार, तो एक बार हम ये कहेंगे कि आप किताब को उठा के
इनके फैक्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर कहानी आपको एक बार याद हो गई तो यह से प्रश्न से संबंधित कोई भी जो फैक्ट है या डिसीजन है या इसमें कोटेशन पूछ लिया जाता है तो वो गलत होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो इसलिए जो है हमने कोशिश तो यही किया है कि इसके जो महत्वपूर्ण बातें इसमें कही गई उनको यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करा दें। लेकिन अगर आपको तब भी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है तो आप एक बार किताब से इस जो केस हैं इनके फैक्ट को ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट केस देखते हैं। तो नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, तो इस केस में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम एमएस जॉर्ज का जो निर्णय था उसी निर्णय को यहाँ पर मान्यता दिया और कहा कि दुराशय को अपराध का आवश्यक तत्व तब तक माना जाए जब तक कि कोई विधि स्पष्ट शब्दों के द्वारा इससे जो है आवश्यक तत्व मानने से इनकार न कर दे। तो यह कौन सा केस था? तो नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य का केस था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अगली केस है स्वीट बनाम पार्सले का। गुजरात राज्य बनाम आचार्य देवेंद्र प्रसाद पांडे का केस है। इसके अलावा आर.एस. जोशी बनाम अजीत मिल्स लिमिटेड का केस है और भारत संघ बनाम जे अहमद का केस 1989 का है। तो दोस्तों ये सारे जो केस इस प्रकार से हैं, अगर आप इसको एक जगह नोट कर लेंगे या वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो यहाँ पर जो है आपको गलत होने की संभावना समाप्त हो जाएगी या न के बराबर हो जाएगी। इससे बाहर शायद ही आपसे कोई केस पूछा जाए तो जो कि मेंसरिया से संबंधित हो। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में वादों में से कौन सा जो केस है वह मेंसरिया के सिद्धांत के पुनर्जीवन से संबंधित है? तो अभी हमने देखा कि मेंसरिया के पुनर्जीवन से संबंधित जो केस है वह कौन सा है? तो ब्रेंड बनाम वुड का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में कहा गया था कि प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया जाता? तो ऐसा निर्णय जो है यह सिराज बनाम डी रोटिजन के केस में दिया गया था और यह जो कथन है यह कई बार पीसीएसजे और एपीओ इन दोनों ही परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे वह यूपी हो, बिहार हो या अन्य राज्य की परीक्षा हो। यहाँ पर हमने देखा है कि ये कई बार जो है ये पूछा गया है, तो इसलिए इस कथन को आप ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है, आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार क्या था? तो आर बनाम प्रिंस का जो केस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंसरिया पे, उसके फैक्ट को आपको जानना जरूर चाहिए। तो इसमें जो है उसको पनिशमेंट देने का आधार क्या था कि उसका जो कार्य था वह अवैध भी था और विधि के द्वारा निषिद्ध था, इसी कारण से उसको जो है दंडित किया गया। नेक्स्ट है, केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी न हो। तो ऐसा जो कथन है वह किस केस में कहा गया या ऐसा सिद्धांत की विवेचना किस केस में की गई? तो यह केस का नाम है आर बनाम टाल्सन का केस। तो आर बनाम टाल्सन के मामले में ये भी पूछ लिया जाता है कि किस बिंदु पर है। पहली बात तो यह मेंसरिया पे है। मेंसरिया अगर ऑप्शन में नहीं रहता है तो वहां पर द्विविवाह की स्थिति है। तो यह जो है महिला को द्विविवाह का दोषी नहीं माना गया और उसे तथ्य की भूल के आधार पर उसको बचाव मिला। तो इसमें मामला क्या था कि ए और बी ये दोनों पति पत्नी हैं। ये जो है कहीं चला जाता है बिना बताए और बी 6 साल तक उसका इंतजार करती है और 7वें साल में 7 साल पूरा नहीं होता है तब भी वह स्वेच्छा से सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करती है कि ए की मृत्यु हो गई है और वह अब वापस लौट के नहीं आएगा और जो बी है वह सी नामक किसी अन्य पुरुष से विवाह कर लेती है। बाद में 7 साल के भीतर ए वापस आता है और बी पर द्विविवाह के लिए मुकदमा करता है। तो यहाँ पर न्यायालय के द्वारा बी को यह बचाव मिलता है कि वह तथ्य के भूल के कारण जो है यह समझी सद्भावना पूर्वक कि ए की मृत्यु हो गई है और वह जो है सी से विवाह कर ली, इसलिए वह द्विविवाह की दोषी नहीं होगी। यही जो केस का फैक्ट है इस केस का यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन लॉ का यह सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा कारित अपराध के लिए प्रतिनिधिक दायित्व के अधीन नहीं होगा जब तक कि उसने अपराध करने के लिए पूर्व में सहमति न दी हो या उसे अधिकृत न किया हो। तो इस नियम का जो अपवाद है इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से लोक उपताप जो है इस नियम का अपवाद होगा। अब यह नियम क्या है इसको भी समझना जरूरी है। तो इस जो प्रतिनिधिक दायित्व होता है तो साधारण रूल तो यही है कि कोई व्यक्ति अपने कार्य के लिए ही आपराधिक रूप से उत्तरदायी होता है, किसी अन्य व्यक्ति के कार्य के लिए वह उत्तरदायी नहीं होता है। लेकिन ब्रिटिश कॉमन लॉ में जो प्रतिनिधिक दायित्व है उसके 3 अपवाद दिए गए हैं, अर्थात ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं जबकि कोई कार्य जो है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, अर्थात ए है मालिक और इसका एजेंट जो है वह बी है और बी के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो इस कार्य का जो उत्तरदायित्व होगा वह किस पे होगा? ए पे होगा। ये जो है अपने कार्य के लिए जो बी है वह अपने कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो इसके अपवाद क्या क्या हैं?
तो अपमान लेख है, लोक उपताप है, न्यायालय अवमानना है। तो इन मामलों में अगर जो है बी कोई कार्य करता है ए के अधीन रहते हुए, तो वहां पर उत्तरदायित्व किसका होगा? वह ए का होगा। और इससे संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण केस है वह यह है आर बनाम हिगिंस। तो इसी केस में जो है सबसे पहले यह प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत जो है सबसे प्रतिपादित किया गया था। इसके अलावा दो केस और हैं, वार्कर बनाम लेविंसन का, दूसरा है नवरो बनाम मोरग्रांट लिमिटेड, यह 1951 के दोनों केस हैं। तो इस तीन केस को जो है यहाँ पर ध्यान में रखना आवश्यक है। और ये तीनों केस किससे संबंधित हैं? यह प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है सूत्र नलम क्रीमेन सिने लेगे नल्ला पोइना सिने लेगे। तो यह जो है कि इसका अर्थ क्या है? तो वैधानिकता का सिद्धांत है यह। तो इससे क्या अभिप्रेत यहाँ पर पूछा गया है कि नहीं है। तो वैधानिकता का जो सिद्धांत होता है उसका जो आवश्यक तत्व क्या क्या होता है? उसका आवश्यक तत्व पहला तो यही होता है कि जो दांडिक विधि है उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। यह कथन सही है। यहाँ पर जो प्रश्न है वह निगेटिव अर्थ में पूछा गया है कि इसका जो कौन सा इसमें क्या आशय नहीं है या का अर्थ इसका नहीं होगा। तो पहला तो बिल्कुल सही है और यह जो है इस सूत्र का अर्थ नहीं है। दूसरा है दांडिक विधि की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए, यह भी सही है। और जो है तीसरा है विधि की अनधिमान्यता, यही जो है वैधानिकता का सिद्धांत का जो आवश्यक तत्व नहीं है, बल्कि इसका आवश्यक तत्व के अंतर्गत विधि की अधिमान्यता होती है, अर्थात एक्सेसिबिलिटी ऑफ लॉ होती है। और विधि में निश्चितता होनी चाहिए। तो ये तीनों बातें जो है वैधानिकता, कोई विधि है अगर वह बनाई जाती है और वह वैधानिक रूप से तभी मान्य होगी जबकि उसके अंतर्गत यह चार बातें शामिल होती हैं। तो चार बातें कौन कौन सी हैं तो उसको हम आगे देखे हैं। तो इसमें क्या है कि यह जो सूत्र है यह सूक्ति है, नलम क्राइमेन सिने लेगे नल्ला पोइना सिने लेगे, तो यह वैधानिकता के सिद्धांत से संबंधित है। यह तो इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यह जो सूक्ति है किससे संबंधित है? तो वैधानिकता के सिद्धांत से संबंधित है। और इस सिद्धांत का अर्थ क्या है कि कोई कार्य तब तक अपराध नहीं हुए जब तक कि किसी विधि के अंतर्गत उसको अपराध के रूप में घोषित नहीं कर दिया जाता, अर्थात बिना विधि के किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। तो वैधानिकता के सिद्धांत के जो नियम है वह चार नियम है इसके अंतर्गत। तो पहला नियम तो यह है कि दांडिक विधि की भूत लक्ष्य नहीं होनी चाहिए, अर्थात जो दांडिक विधि है वह जिस दिन से बनी है उसके बैक डेट से वह लागू नहीं हो सकती, वह भविष्य लक्ष्य होती है, अर्थात बनने की तिथि के बाद से वह लागू होती है। पहली बात तो यह हो गई। दूसरी बात यह है कि दांडिक विधि की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए, अर्थात इसका जो इंटरप्रिटेशन है वह कठोरता पूर्वक किया जाना चाहिए। इसमें कोई जो है इस प्रकार की लोच नहीं होनी चाहिए कि एक जो निर्दोष व्यक्ति हो उसको दोषी होने की संभावना हो। तीसरी बात यह है कि विधि विधान जो है वह निश्चित होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए और विधि की अधिमान्यता होनी चाहिए। तो यही जो है चार आवश्यक तत्व हैं वैधानिकता के सिद्धांत के। तो कॉमन लॉ के अंतर्गत इसके अलावा कुछ सिद्धांत और हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत एक है आर्टर फोइस एक्विट एंड आर्टर फोइस कन्विक्ट। तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है पूर्व दोष मुक्ति और पूर्व दोष सिद्धि। इसका अर्थ यह होता है कि अभियुक्त जो है पश्चातवर्ती विचारण के दौरान पूर्ववर्ती जो उसकी दोष मुक्ति है या दोष सिद्धि है उसकी सहायता ले सकता है। और पूर्व दोष मुक्ति और दोष सिद्धि जो है यह पश्चातवर्ती विचारण को वर्जित करती है। तो इसके ऊपर जो सूक्ति है वह कौन सी है तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी अगली जो सूक्ति है वह यह है कि नेमो डेबिट प्रोएडेम काजा विस वैक्सरी। तो इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही वाद हेतु के लिए दो बार तंग नहीं किया जाना चाहिए। तो आपको इस प्रकार से ये जो कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं उनको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे कंफ्यूजन बहुत होता है। अगर एग्जैक्ट रूप से याद नहीं है तो परीक्षाओं में इससे गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि आप वर्तमान के जो पेपर हैं उनको देख रहे हैं कि जो प्रश्न है वह बहुत ही आसान नहीं पूछे जाते। अगर आसान पेपर बनाया जाता है तो कुछ प्रश्न इस प्रकार के डाल दिए जाते हैं जिससे जो है पेपर को बैलेंस किया जा सके। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन अपराध की चार अवस्थाओं का जो है सही क्रम है? तो किसी भी अपराध के जो चार अवस्थाएं होती हैं, तो चार अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले किसी अपराध का करने का किसी व्यक्ति के अंतर्गत आशय होना चाहिए। जब आशय आ जाता है तो उस आशय के लिए वह तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद वो उसका साधन इकट्ठा करता है,
तो इकट्ठा करने के बाद वो उस अपराध के करने के लिए अग्रसर होता है, प्रयत्न करता है, और जब वो कार्य कर देता है तो उसका जो है परिणाम निकलता है। तो यह चार जो है अवस्थाएं यही होती हैं: आशय, तैयारी, प्रयत्न और परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम धाराओं पर आते हैं, धारा 1 से लेके आगे बढ़ेंगे। तो धारा 1 जो है यह किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 1 को जब आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत संहिता का नाम, उसका प्रवर्तन और उसका विस्तार के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भीतर किए गए अपराधों का जो दंड है वह भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? तो धारा 2 को जब आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि भारत के भीतर जो अपराध किया जाता है तो उसका दंड जो है वह इस संहिता के अनुसार दिया जाएगा, या वह जो व्यक्ति होगा वह इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा वह दंडनीय नहीं होगा। नेक्स्ट है, भारत से बाहर किए गए परंतु भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? तो भारत से परे या भारत से बाहर किए गए लेकिन उसके जो भारतीय सीमा है उसके भीतर की जो विधि है उसके अनुसार अगर कोई विचारणीय अपराध किया जाता है तो वहां पर जो दंड है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 3 के तहत दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में ऐसा जो अपराध है वह इस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा मानो वह अपराध जो है वह भारत के भीतर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रातीत प्रवर्तन का जो प्रावधान है वह आईपीसी की किन धाराओं के अंतर्गत है? तो क्षेत्रातीत प्रवर्तन का जो प्रावधान है वह धारा 3 और धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 3 के अंतर्गत हमने देखा कि भारत से बाहर लेकिन भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय अगर कोई अपराध किया जाता है तो वह माना जाता है कि वह अपराध जो है वह भारत के अंतर्गत किया गया है और उसका विचारण जो है वह भारत में किया जाएगा और आईपीसी के तहत उसको दंडित किया जाएगा। ये तो धारा 3 हो गई। और धारा 4 के अंतर्गत क्या प्रावधान है कि राज्य से बाहर अगर कोई अपराध भारत के नागरिक के द्वारा किया जाता है या भारत में पंजीकृत किसी पोत पर जो है किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाता है, या भारत में जो कंप्यूटर हैं उनको साधन करके या जैसे हैक करते हैं किसी विदेश में बैठ के, इस प्रकार का अपराध किया जाता है, चाहे वो भले विदेश में बैठ के किया जा रहा हो, तो माना जाएगा कि वह अपराध जो है वो भारत में किया जा रहा है और उसका जो दंड है वही इसी आईपीसी के तहत दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय कोई अपराध भारतीय भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी होता है? हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन तब होता है जबकि वह भारत का नागरिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारतीय न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होगा या उसका क्षेत्राधिकार होगा? तो कब जो है भारतीय न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा? तो किसी दूसरे देश में एक भारतीय के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है, अर्थात भारत के नागरिक के द्वारा अगर भारत से बाहर कोई अपराध किया जाता है तो वह जो है वहां पर भारतीय न्यायालयों का अधिकार होगा और भारत का जो न्यायालय है अपने नागरिक का जो है दंड विचारण करेगा, उसको दंड देगा। इसके बारे में प्रावधान है धारा 4 के खंड 1 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है कि भारत में एक विदेशी के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो वह भी माना जाएगा कि भारत के भीतर अपराध किया गया है और उस पर जो है दंड भारतीय न्यायालयों के द्वारा दिया जा सकेगा। तीसरा है कि भारतीय जहाज पर एक व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है, चाहे वह जहाज भारत में हो या किसी भी दुनिया के स्थान में हो, तो ऐसा जो अपराध है माना जाएगा कि वह भारत के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार से इन सभी मामलों में या सभी परिस्थितियों में भारतीय न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होता है। अब हम धारा 4 को देखते हैं, क्योंकि धारा 4 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें 3 जो खंड दिए गए हैं, यहाँ से प्रश्न जो है प्रॉब्लम बेस्ड पूछे जाते हैं या कई बार जो है डायरेक्ट खंड वाइज प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो धारा 4 के अंतर्गत ये 3 जो है खंड हैं, तीनों को हम देखते हैं। तो पहले खंड में है कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो उसका विचारण है, उसका दंड है, वह किसके द्वारा दिया जाएगा? तो भारतीय न्यायालय के द्वारा। दूसरी बात है कि भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, अगर वहां पर कोई अपराध किया जाता है, उस विमान के अंतर्गत या उस पोत के अंतर्गत कोई अपराध किया जाता है, तो माना जाएगा कि वह अपराध जो है वह भारत के अंतर्गत किया गया है। और तीसरा खंड है जिसको जो है सन 2008 में जोड़ा गया है, इसको ध्यान रखना है कि 2008 में जोड़ा गया है इसे, कि कोई व्यक्ति किसी भी स्थान में भारत से बाहर और परे
कोई अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए करता है तो यह माना जाएगा कि वह अपराध भारत में किया गया है और उसका जो विचारण है और दंड है वो भारतीय न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो तीसरा खंड कब जोड़ा गया है, तो इसको ध्यान रखना है, 2008 के में यह जोड़ा गया है। तो इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि भारतीय अगर कोई कंप्यूटर है और उसको कोई हैक करता है विदेश में बैठ के या उससे संबंधित कोई अपराध करता है तो वह जो माना जाएगा कि वह भारत के अंतर्गत अपराध किया गया है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है और वह दिल्ली में पकड़ा जाता है और हत्या के अपराध के लिए वह विचारित और दोषी सिद्ध किया जा सकता है, तो कहाँ किया जा सकता है? तो इस प्रश्न में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो है वह भारतीय नागरिक है। तो भारतीय नागरिक है तो धारा 4 का जो पहला खंड है वह यह स्पष्ट करता है कि इस संहिता के उपबंध वहां लागू होंगे। जैसे कि भारत से बाहर अगर भारत के किसी नागरिक के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो भारत से बाहर अपराध जो है युगांडा में किया जाता है और भारतीय नागरिक के द्वारा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वह जो है दिल्ली में पकड़ा जाता है तो उसका जो विचारण है वह दिल्ली में किया जा सकता है और हत्या के लिए उसको दोष सिद्धि भी दिल्ली में दी जा सकती है। और यह जो प्रश्न है धारा 4 के दृष्टांत पर आधारित है। धारा 4 के अंतर्गत एक ही दृष्टांत दिया गया है और इसी दृष्टांत पर आधारित है और यहाँ से प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करके भारत के बाहर किसी स्थान में अपराध करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होंगे। तो ऐसा जो उपबंध है हमने जैसे कि बताया धारा 4 के खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है और इस उपबंध को 2008 में जोड़ा गया है और यह लागू कब हुआ है तो 2009 से इसको लागू किया गया है। तो कई बार जो है आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है 2008 में यह लागू है या 9 में लागू है। तो लागू तो यह 2009 में है लेकिन जो अधिनियम था आईटी एक्ट की 2008 इसी के तहत 2008 में से जोड़ा गया है। दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हमारा एक और चैनल है विधिकारी जीएस, चूंकि आपके लिए जैसे कि हम समय समय पर लॉ से संबंधित बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक नेक्स्ट चैनल हमारा है विधिकारी जीएस, इसका आप जो है लोगो ये है, इस प्रकार से आप जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स और जीएस के अलग अलग विषयों से संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि आपने हमारे ऊपर लॉ के संदर्भ में विश्वास किया है और हमने उस विश्वास को कंप्लीट करने के लिए जितनी भी बेहतर कंटेंट आपको दे सकते हैं वो हम आपको समय समय पर देते रहे हैं। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से लॉ के अलावा जीएस और करंट अफेयर्स या अन्य जो परीक्षा उपयोगी सामग्री है जो कि लॉ से भिन्न है उसको हम आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे चैनल विधिकारी जीएस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भारतीय नागरिक ने इंग्लैंड में अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, क्या उसे भारत में विचारित किया जा सकता है? तो सबसे पहले इस प्रश्न में आपको यह पकड़ना है कि यह भारतीय नागरिक है और हत्या कहाँ कर रहा है तो इंग्लैंड में। तो आपको हमने बताया कि धारा 4 जो है इस प्रकार की धारा है जहां से आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमने कई प्रश्नों को इसमें शामिल कर लिया है ताकि यह जो है सबको हम आपको इसमें कवर कर लें। तो भारतीय नागरिक है इंग्लैंड में हत्या कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वह धारा 4 के तहत जो है उसका विचारण भारत में किया जा सकेगा और उसको यहाँ पर दोष सिद्धि दी जा सकेगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विधि पर भारतीय दंड संहिता के द्वारा प्रभाव नहीं डाला जाएगा? तो ऐसा जो प्रावधान है वह किया गया है धारा 5 के अंतर्गत आईपीसी में और धारा 5 में क्या बताया गया है कि इस अधिनियम का या इस संहिता का जो प्रभाव है भारत सरकार की सेवा के अफसरों से संबंधित विधि पर, सैनिकों, नौ सैनिकों या वायु सैनिकों के द्वारा विद्रोह और अधित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम पर या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंध पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। इसके बारे में जो प्रावधान धारा 5 के अंतर्गत किया गया है तो इसको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार का जो प्रावधान है सीआरपीसी की जो धारा 5 है उसमें भी किया गया है, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। अब आइए हम अध्याय 2 को देखते हैं क्योंकि अध्याय 1 में धारा 1 से लेकर धारा 5 तक के प्रावधान हमने देखे हैं और अब अध्याय 2 को देखेंगे। इसमें धारा 6 से लेकर धारा 52A तक जो कि परिभाषा खंड है या साधारण स्पष्टीकरण के नाम से जाना जाता है
तो इसमें अलग अलग जो शब्द हैं उनकी परिभाषाएं दी गई हैं और यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत प्रकार के जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि यहीं से प्रश्न फंसा देता है कि कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि परिभाषा खंड पे ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं और वो सीधे शरीर के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध या लोक शांति के विरुद्ध अपराध, राज्य के विरुद्ध, इस सब बातों को जो है पढ़ने में जितनी मेहनत कर डालते हैं उतनी मेहनत यहाँ पर नहीं की जाती है और यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि अध्याय 2 के ऊपर जितने भी धाराएं हैं सब धाराओं को शामिल करते हुए हम उनको प्रश्न के रूप में, एमसीक्यूज के रूप में आपको कन्वर्ट करके आपके समक्ष रख दें, ताकि आप जो है इसमें किसी भी तरह की कोई भी गलती न रह संभावना न रह जाए। तो आइए अब हम देखते हैं इसके प्रश्नों को, यहाँ पर क्या प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा में यह दिया गया है कि इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और उसका हर दृष्टांत व साधारण उपबंध या साधारण अपवाद अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। तो ऐसा जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, तो यह धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सूत्र है इंक्लूसियो आर एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्ट्रिस। इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि एक की अंतर्वृष्टि या उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है। तो इसे जो है इस सूक्त को आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत समाहित किया गया है। हालांकि इसमें इसका जो है उपबंध नहीं किया गया है, इसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया है, लेकिन यह जो सूक्ति है, यह जो सिद्धांत है, यह धारा 7 के अंतर्गत समाहित किया गया है। अब धारा 7 में क्या बताया गया है कि हर कोई पद अर्थात ऐसा कोई जो सेंस है जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, तो वह इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। अर्थात अगर एक बार कोई पद, किसी पद का या किसी बात को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया पूरी आईपीसी में कहीं भी, तो आगे कहीं भी अगर उसका यूज होता है तो वह उसी जो है व्याख्या के अनुसार उसको समझा जाएगा। तो यही जो है प्रावधान धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, आईपीसी में पुल्लिंगवाचक अर्थात ही शब्द का जो प्रयोग है अगर किया गया है तो वह किस के लिए किया जाएगा, समझा जाएगा। तो धारा 8 को जब आप देखेंगे तो उसमें लिंग की परिभाषा या जेंडर की परिभाषा दी गई है। तो उसमें क्या बताया गया है कि पुल्लिंगवाचक शब्द अर्थात जो प्रोनाउन ही है, अगर वह कहीं प्रयोग किया जाता है तो वह सभी व्यक्ति पर लागू होगा, चाहे वह नर हो या नारी हो। तो यह तीसरा विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट है, आईपीसी की धारा 10 में स्त्री जो परिभाषा दी गई है स्त्री की, तो स्त्री की परिभाषा के अंतर्गत किस प्रकार की स्त्री आएगी या किस आयु की स्त्री आती है। तो धारा 10 में स्त्री और पुरुष इन दोनों की परिभाषाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले तो इसको आपको ये जानना है। और पुरुष से किसी भी आयु का जो बालक है या मानव नर है वह आता है, और स्त्री शब्द के अंतर्गत जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की स्त्री इसमें शामिल है। तो पुरुष और स्त्री इन दोनों की परिभाषा धारा 10 में दी गई है, और इसका आशय क्या है कि वह किसी भी आयु का हो, आयु इसमें कोई मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट है, पुरुष को आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो हमने देखा कि आईपीसी की धारा 10 के अंतर्गत पुरुष और स्त्री दोनों को परिभाषित किया गया है, और किसी भी आयु का जो मानव नर है वह पुरुष कहलाता है, और किसी भी आयु की मानव नारी है वह स्त्री कहलाती है। नेक्स्ट है, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कौन आता है। तो व्यक्ति की या पर्सन की जो परिभाषा है वह कहाँ दी गई है। तो यह परिभाषा जो है धारा 11 के अंतर्गत दी गई है। अब 11 की जो परिभाषा है इसमें जो व्यक्ति को परिभाषित किया गया है तो किस रूप में, तो इसमें कोई कंपनी आती है, कोई संगम आता है, कोई व्यक्तियों का निकाय आता है, चाहे वह निगमित हो या नहीं निगमित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी कंपनी, संगम या व्यक्तियों का निकाय, ये क्या कहलाता है, तो व्यक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दी गई व्यक्ति की परिभाषा के अनुसार मानव वध को एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो धारा 11 के अंतर्गत जो व्यक्ति की परिभाषा दी गई है, तो इस व्यक्ति की परिभाषा के अनुसार जो व्यक्ति से तात्पर्य कोई नेचुरल पर्सन नहीं है,
बल्कि वह आर्टिफिशियल या लीगल पर्सन है। तो इसके अंतर्गत कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय है। तो कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय जो है यह एक व्यक्ति है, और इस परिभाषा के अनुसार एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकता, जो कि धारा 299 या धारा 300 के अंतर्गत परिभाषित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक के अंतर्गत कौन आता है? तो लोक या पब्लिक की जो परिभाषा है यह कहाँ दी गई है? तो यह धारा 12 के अंतर्गत दी गई है। तो धारा 12 के अंतर्गत लोक की या पब्लिक की जो परिभाषा है, इसके अनुसार लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय वह लोक शब्द के अंतर्गत आता है। अर्थात द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। तो इसके साथ साथ यहाँ पर लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग आता है, कोई भी समुदाय। तो इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही है। तो इसी के साथ हमको दो धाराओं को और ध्यान रखना होगा, क्योंकि दो धाराएं, जैसे यहाँ पर लोक है तो धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक है, धारा 12 में लोक और 21 में लोक सेवक। अब सेवक को हमने देखा तो धारा 14 भी यहीं देख देते हैं, तो इसमें सरकारी सेवक है। तो 12 उसका उल्टा कर देंगे, अर्थात 2 को इधर कर देंगे तो लोक सेवक आ गया, और सरकारी सेवक को आप 14 में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार का सेवक और लोक सेवक की जो परिभाषाएं हैं वह आईपीसी की किन धाराओं के अंतर्गत दी गई हैं? तो सरकार का सेवक अर्थात सर्वेंट ऑफ अ गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट की जो परिभाषाएं हैं यह धारा 14 और धारा 21 के अंतर्गत दी गई हैं। अब धारा 14 के अंतर्गत जो सरकार के सेवक की परिभाषा दी गई है, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ यह है कि सरकार के प्राधिकार के द्वारा या प्राधिकार के अधीन भारत के भीतर उस रूप में नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी अफसर या सेवक को क्या कहा जाएगा? तो सरकार का सेवक कहा जाएगा। अब हम धारा 21 को देखते हैं, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि लोक सेवक के अंतर्गत कौन व्यक्ति आते हैं। तो लोक सेवक के अंतर्गत जो है ये कौन कौन व्यक्ति आते हैं? तो इसमें पहला है कि भारत की जो सेना है, नौसेना है या वायुसेना का हर आयुक्त अफसर या जो है कमीशन्ड ऑफिसर जो है इसमें आता है। हर न्यायाधीश आते हैं। न्यायालय का हर अधिकारी, चाहे वह समापक हो, रिसीवर हो या कमिश्नर हो, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने के लिए अगर कोई व्यक्ति नियुक्त है, जूरी का सदस्य है, पंचायत का सदस्य है, हर प्रकार का जो मध्यस्थ है या किसी अन्य व्यक्ति है जो किसी न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किसी मामले का विनिश्चय करने या न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया जाता है, या कोई व्यक्ति है ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, उसको परिरोध में रख सकता है, तो वह व्यक्ति भी पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा सरकार का हर अधिकारी जिसका यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराध की सूचना दे, जो अपराधियों को न्याय प्राप्त करने के लिए उनको न्यायालय में हाजिर करे, लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे। ऐसा हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से कोई संपत्ति ग्रहण करे, प्राप्त करे या रखे। ऐसा अधिकारी जिसका कर्तव्य हो कि वह किसी गांव, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजनों के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे। तो ऐसे जो सभी व्यक्ति हैं वह लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो कि निर्वाचक नामावली तैयार करता है, उसको प्रकाशित करता है, उसको बनाए रखता है, तो वह भी लोक सेवक के अंतर्गत आता है। इस ऐसा हर व्यक्ति जो लोक सेवक समझा जाएगा जो कि सरकार की सेवा या वेतन में हो, पहली बात। दूसरा है किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से कोई फीस या कमीशन के रूप में कोई पारिश्रमिक पाता है। तो जरूरी नहीं है कि वह सरकारी नियोजन में हो, जरूरी यह है कि अगर वह कोई कार्य करता है, उस कार्य करने के लिए सरकार से वह कोई फीस पाता है या कोई वेतन पाता है या कोई कमीशन प्राप्त करता है, तो वह भी लोक सेवक समझा जाएगा। इसके अलावा स्थानीय प्राधिकारी अथवा केंद्र या राज्य सरकार के अधिनियम के द्वारा स्थापित कोई निगम है या सरकारी कंपनी है, उसकी सेवा में अगर कोई व्यक्ति है और वहां से वेतन पा रहा है, तो वह भी जो है लोक सेवक समझा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लोक सेवक की जो परिभाषा है धारा 21 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत कुल 12 प्रकार के जो लोक सेवक हैं उनको बताया गया है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि लोक सेवक के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को या कितने प्रकार के व्यक्तियों को लोक सेवक माना गया है, तो वह 12 प्रकार के। अब आगे प्रश्न देखते हैं कि धारा 17 के अंतर्गत सरकार शब्द के अंतर्गत कौन आते हैं। तो सरकार की जो परिभाषा है वह धारा 17 के अंतर्गत दी गई है, और सरकारी सेवक
या सरकार का सेवक की जो परिभाषा हमने देखा वो कहाँ दी गई है, तो धारा 14 के अंतर्गत। तो इसलिए इसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक प्रकार के शब्द आ रहे हैं तो आप उनको एक साथ अगर मिला के देखेंगे तो इस प्रकार से 2-2 3-3 धाराएं आपको याद होती रहेंगी बीच बीच की, तो जो बचेंगी वो भी फिर आपको याद आ जाएंगी। तो सरकार शब्द के अंतर्गत कौन आता है, तो धारा 17 को देखेंगे तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की जो है इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है भारत की जो परिभाषा है वह कहाँ दी गई है, तो सबसे पहले जानिए इसकी परिभाषा धारा 8 के अंतर्गत दी गई है। तो भारत की परिभाषा और इसके अंतर्गत संपूर्ण जो भारत है वह शामिल है, संपूर्ण भारत का जो राज्य क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि न्यायाधीश या जज की जो परिभाषा है आईपीसी की किस धारा में दी गई है, धारा 19 के अंतर्गत दी गई है। तो जब जज की परिभाषा आप देखते हैं तो जज बैठते कहाँ हैं, तो वह न्यायालय में बैठते हैं, तो न्यायालय की जो परिभाषा है वो धारा 20 के अंतर्गत दी गई है। और न्यायालय कहाँ होता है, यह भारत में होता है, तो भारत की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो धारा 18 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता में न्यायालय शब्द किस चीज का द्योतक है, अर्थात न्यायालय के अंतर्गत कौन सी बातें आती हैं। तो न्यायालय की हमने परिभाषा देखा, यहाँ दी गई है धारा 20 के अंतर्गत, और इसके अनुसार न्यायालय में कौन आता है, तो ऐसे न्यायाधीश का जिसे केवल न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि के द्वारा अधिकृत किया गया है, तो वह जो न्यायाधीश है वह क्या कहलाएगा, न्यायालय कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगम संपत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो जंगम संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति, इसकी परिभाषा धारा 22 में दी गई है, और इसके अंतर्गत हर प्रकार की मूर्त संपत्ति आती है, अर्थात मूर्त संपत्ति ही जंगम संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। भूबद्ध जो संपत्ति है यह अचल संपत्ति होती है। भूबद्ध संपत्ति से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई जो कोई संपत्ति है तो वह भी अचल संपत्ति होती है, चल संपत्ति या जंगम संपत्ति नहीं होती है। नेक्स्ट है आईपीसी में सदोष लाभ और सदोष हानि अर्थात रांगफुल गेन एंड रांगफुल लॉस को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो सदोष लाभ और सदोष हानि इन दोनों ही शब्दों की जो परिभाषा है वो धारा 23 के अंतर्गत दी गई है। अब इसकी परिभाषा क्या है, तो सदोष लाभ से तात्पर्य है कि ऐसी संपत्ति का लाभ जिसका वैध रूप से हकदार जो है व्यक्ति न हो, अर्थात ऐसे व्यक्ति के द्वारा किसी संपत्ति का लाभ प्राप्त किया जाता है जिसका वास्तव में वह हकदार नहीं था, और किसी व्यक्ति को अगर वह वास्तव रूप से किसी संपत्ति का हकदार है और उसको जो है उससे वंचित कर दिया जाता है तो उसे ही सदोष हानि कहा जाता है। नेक्स्ट है बेईमानीपूर्ण आशय या डिसऑनेस्टी को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो सबसे पहले यह धारा 24 में परिभाषित किया गया है, और इसके अंतर्गत आता क्या है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, तो वह जो कार्य है वह बेईमानी से करता है। तो किसी व्यक्ति के सदोष लाभ या सदोष हानि के आशय से अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह बेईमानी से किया गया कार्य समझा जाता है। इसके बारे में प्रावधान धारा 24 में दिया गया है। अब अगली धारा देखते हैं कपट पूर्वक या आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो इसे परिभाषित किया गया है धारा 25 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी के अंतर्गत संपत्ति उसके स्वामी के निमित्त किसके कब्जे में है तब वह उस स्वामी के कब्जे में समझी जाएगी, अर्थात एक संपत्ति है, संपत्ति ए का जो स्वामी है वह एक्स है, लेकिन एक्स की तरफ से जो है कुछ अन्य व्यक्ति हैं वह संपत्ति को धारण करते हैं, तो जैसे पत्नी है, लिपिक है और सेवक है। तो ये संपत्ति जो है एक्स की तरफ से अगर इन लोगों के पास है तो यह समझी जाएगी कि यह जो संपत्ति है वह एक्स के पास है। तो यहाँ पर हम विकल्प देखते हैं कि पत्नी के, सेवक के, लिपिक के, तो इनमें से किसी के पास भी अगर उस संपत्ति का कब्जा है तो यह माना जाएगा कि वह जो है उसके स्वामी के कब्जे में है। इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 27 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है किसी अन्य चीज से मिलती जुलती चीज को आशय से सदृश प्रवंचना करना क्या कहलाता है, तो यह जो है क्या कहलाता है, तो कूटकरण कहलाता है। तो कूटकरण की जो परिभाषा है वह जो है धारा 28 के अंतर्गत दी गई है। अब 28 के साथ साथ 263 को भी देखना आवश्यक है।
या सेक्शन को याद रखना है। तो 28 के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो कूटकरण की परिभाषा दी गई है और 263 के अंतर्गत कूट रचना शब्द की परिभाषा दी गई है। तो कूट रचना को अंग्रेजी में फॉर्जरी कहते हैं और कूटकरण को क्या कहते हैं, तो काउंटरफिट कहा जाता है। तो अब धारा 28 में जो परिभाषा दी गई है उसको देखते हैं। तो इसके अनुसार जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से बनाता है कि वह उसके कारण जो है या उस चीज से प्रवंचना करे, तो यह क्या कहलाता है, कूटकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो दस्तावेज को परिभाषा जो है धारा 29 के अंतर्गत दिया गया है। तो दस्तावेज के अंतर्गत क्या आता है कि किसी पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह के साधन के द्वारा अगर कोई बात वहां पर अभिव्यक्त रूप से वर्णित की जाती है तो उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है या दस्तावेज कहा जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की परिभाषा आईपीसी की धारा 29A में कब जोड़ी गई। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं, इनकी जो परिभाषा है धारा 29A में जोड़ी गई। पहली बात तो यही ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह है कि इसको कब जोड़ी गई है, तो आईटी एक्ट सन 2000 के माध्यम से सन 2000 में इस धारा को जोड़ी गई है। नेक्स्ट है, मूल्यवान प्रतिभूत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज आते हैं। तो मूल्यवान प्रतिभूत की परिभाषा सबसे पहले आप जाने कि धारा 30 के अंतर्गत दी गई है। इसे क्या कहा जाता है, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत आता है कि ऐसे दस्तावेज जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित किया जाता है या जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार विस्तृत किया जाता है या उसको ट्रांसफर किया जाता है या कोई विधिक अधिकार छोड़ दिया जाता है। तो अगर इस प्रकार का कोई कार्य जो है किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से किया जाता है तो ऐसा जो डॉक्यूमेंट होगा वह वैल्यूएबल सिक्योरिटी अर्थात मूल्यवान प्रतिभूति कहा जाएगा। तो ये हो गई। दूसरी चीज, तो सबसे जो पहली बात यह है कि मूल्यवान प्रतिभूति क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानें कि मूल्यवान प्रतिभूति एक दस्तावेज है और इस दस्तावेज में कौन कौन सी बातें उल्लिखित होनी चाहिए, तो यही जो 1 2 3 यही तीनों बातें उस दस्तावेज में उल्लिखित हैं, तो वह जो है मूल्यवान प्रतिभूति कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनार्थ इस संहिता में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्द जो है वह किस प्रकार के होंगे। तो धारा 32 को आप देखेंगे तो 32 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। तो अर्थात जो है जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल जो है प्रतीत न हो, इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का जो विस्तार है वह स्वेच्छा अवैध लोपों तक भी होगा। तो इसका जो तीसरा विकल्प है वही सही होगा। इसके अलावा धारा 31 को हमने इसमें नहीं जो शामिल किया है। तो 31 के अंतर्गत क्या है, तो विल की परिभाषा दी गई है। तो विल से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो विल से जो तात्पर्य है वह वसीयती दस्तावेज का द्योतक है। तो वसीयती गैर वसीयती इस प्रकार से अगर आपको वहाँ विकल्प में रख देता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि विल से जो तात्पर्य है वसीयती दस्तावेज। और इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, तो धारा 31 के अंतर्गत दी गई है। अब दस्तावेज की और परिभाषाएं आप धारा 29 से लेके 29 में दस्तावेज, फिर 29A में मूल्यवान इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इसके बाद 30 में मूल्यवान प्रतिभूति, उसके बाद जो 31 है उसमें विल दिया गया है। तो इस प्रकार से यह 3-4 धाराएं हैं, एक साथ अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो यह एक साथ याद हो जाएंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आईपीसी के हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है एमसीक्यूज के रूप में। जहां आवश्यकता पड़ी हमने उसको डिस्क्राइब भी किया है और पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि यह जो आपको वीडियो आप देख रहे हैं यह बेशक जो है किसी भी तरह की आपकी डाउट को सॉल्व करने में या आपके जो कंटेंट हैं एक बेहतरीन कंटेंट आपको मुहैया कराने में काफ़ी हद तक सफल साबित होगा। आप चैनल पर बने रहिए। इसके और भी जो वीडियो हैं हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप जो है अपनी तैयारी को हमारे साथ बेहतर कर पाएँ। आप हमारे दूसरे चैनल जिसमें हम विधिकारी जीएस है उस पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि उसके माध्यम से भी हम आपको जीएस के और करंट अफेयर्स के जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।